हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की प्रवेश परीक्षा की पूरी तैयारी करा रहे हैं, जिसमें क्लास 6 की मैथ, हिंदी और रीजनिंग की पूरी तैयारी कराई जा रही है। जिसमें हिंदी के पहला प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, अब जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। हिंदी में कुल 4 प्रैक्टिस सेट आते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। अगर हम करें तो बहुत ही आसानी से इस प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। देखेंगे तो ऐसे पैराग्राफ आता है जिसको अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 लिख के आता है, और इन अनुच्छेदों को ही पढ़कर इसमें से ही हमें आंसर देना होता है। जैसे देखेंगे, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है या प्रतीत होगी। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब ये पैराग्राफ हम पढ़ लिए। इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद इसमें हमें आंसर ढूंढना है। जैसे देखेंगे, ग्रह के बारे में क्या सही नहीं है। तो ग्रह के बारे में क्या सही नहीं है? ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। नहीं, ये तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, तो यही बात गलत है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो ये बात सही है। इसमें कह रहा है सही नहीं है। ये अपने उपग्रहों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सही बात है। इनकी अपनी कक्षा होती है, ये भी बात सही है। अगला देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं नहीं होती। तो देखेंगे तो दिया है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ऊष्मा नहीं होती है, तो यहां से हम देख लेंगे, तो ये डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरे का देखेंगे, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एक गैसीय गोला है। नहीं। एक पत्थर की गेंद है। नहीं। एक तारा है। नहीं। पृथ्वी एक ग्रह है, जिसमें इसमें ग्रह के बारे में जिक्र हुआ, तो पृथ्वी एक ग्रह है। यहां लिखा है एक ग्रह है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। ठीक। प्रकाश का यहाँ विलोम है। प्रकाश का विलोम मतलब जैसे दिन का रात होता है, उजाला का अंधेरा होता है, उसी तरह से प्रकाश का अंधकार होगा। प्रकाश का अंधकार हो जाएगा। अनुच्छेद में प्रयुक्त दूरबीन का अर्थ है। दूरबीन का अर्थ क्या है? इस अनुच्छेद में जो दूरबीन का प्रयोग हुआ है, तो उसको हमें बताना है कि दूरबीन का क्या मतलब है। तो दूरबीन का मतलब होता है खगोलीय पिंड नहीं, दूर तक देखने वाला। तो दूर तक देखने वाला, दूरबीन का अर्थ होता है दूर तक देखने वाला। तारों का समूह नहीं, चंद्रमा की कक्षा नहीं। तो ये पहला अनुच्छेद हमारा हो गया। अब दूसरा अनुच्छेद देखते हैं। दूसरा अनुच्छेद है, एक गांव में अलगू चौधरी और जुम्मन शेख नामक 2 मित्र रहते थे। दोनों की मित्रता गाढ़ी थी। जुम्मन शिक्षित था और अलगू धनवान। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी विधवा थी। वह निसंतान थी, पर थी मिल्कियत वाली। उसने चारों ओर आंख उठाकर देखा, जुम्मन के सिवा कहीं उसका कोई अपना नजर न आया। मौसी ने जुम्मन के नाम अपनी मिल्कियत रजिस्ट्री कर दी।
जुम्मन ने वादा किया कि वह आजीवन मौसी को खाना कपड़ा देगा, पर रजिस्ट्री होते ही जुम्मन ने रंग बदला। वह मौसी जो पहले सर पर बैठी थी अब पैरों तले कुचली जाने लगी। बूढ़ी मौसी ने समझा कि वह सब जुम्मन की पत्नी की बदमाशी है। उसने जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन चुप रहा। अब इस अनुच्छेद से हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें से हमें आंसर निकालने हैं। तो देखेंगे, खाली स्थान दिया है, मौसी विधवा थी। किसकी मौसी विधवा थी? अलगू चौधरी की, जुम्मन शेख की। अलगू चौधरी तथा जुम्मन शेख दोनों की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम पढ़े थे कि गांव में अलगू जुम्मन शेख नामक दो मित्र रहते थे। दोनों में गाड़ी जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी विधवा थी। किसकी मौसी थी? तो जुम्मन शेख की। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। जुम्मन ने मौसी से वादा किया कि वह मौसी को खाली स्थान खाना कपड़ा देगा। खाना और कपड़ा देने के लिए वादा किया। तो कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए नहीं, केवल 5 महीने के लिए नहीं, कुल वर्ष के लिए नहीं, आजीवन वादा किया। आजीवन वादा किया। जुम्मन ने वादा किया कि वह आजीवन मौसी को खाना और कपड़ा देगा। आजीवन, ठीक। तो इसलिए आजीवन हमारा आंसर हो जाएगा। मौसी ने अपनी मिल्कियत डैश के नाम रजिस्ट्री कर दी। किसके नाम रजिस्ट्री कर दी? तो उसने जुम्मन शेख के नाम अपनी रजिस्ट्री कर दी थी, अपनी मिल्कियत की। आजीवन का अर्थ है, आजीवन का जो अर्थ होता है वो होता है जीवन भर, जीवन भर। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षित का विपरीतार्थ है, यानी कि यहाँ विलोम पूछा है कि शिक्षित का विलोम क्या होगा। तो शिक्षित का जो विलोम हो जाएगा वो अशिक्षित हो जाएगा, ठीक। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला अनुच्छेद है जो कि अनुच्छेद नंबर 3 है। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन होता था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, ठीक। ये अनुच्छेद हम पढ़ लिए। फिर इस अनुच्छेद में दिए गए प्रश्नों से हमें उत्तर बताने हैं। तो देखेंगे, अश्वमेध यज्ञ में राजा के लोगों की देखरेख में एक क्या छोड़ा जाता था? गाय छोड़ी जाती थी। गाय की कोई जिक्र नहीं हुई हमारे अनुच्छेद में। एक कुत्ता छोड़ा जाता था, नहीं, इसका भी कोई हमारे अनुच्छेद में जिक्र नहीं हुआ है। एक हाथी छोड़ी जाती थी, इसका भी कोई जिक्र नहीं हमारे अनुच्छेद में हुआ है। तो ऑप्शन जो बच गया बी, एक घोड़ा छोड़ा जाता था। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा क्या माना जाता था? तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा क्या माना जाता था? तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा देखेंगे तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली, यानी बाकी राजाओं से शक्तिशाली माना जाता था। तो बहुत कमजोर नहीं होगा, बहुत आलसी नहीं होगा, बहुत कठोर नहीं होगा। तो एक ऑप्शन हमारा बी मिल गया, बहुत शक्तिशाली। अश्वमेध यज्ञ विशिष्ट डैश डैश द्वारा संपन्न किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा संपन्न किया जाता था? तो अश्वों द्वारा नहीं, भिक्षुओं द्वारा तो नहीं, देवताओं द्वारा नहीं, विशिष्ट पुरोहितों द्वारा। यह अनुच्छेद में जब पढ़े तो विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, घोड़ा का इसमें से पर्यायवाची नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची क्या क्या है? तो देखेंगे तो घोड़ा को तुरंग भी कहा जाता है, घोटक भी कहा जाता है, अश्व भी कहा जाता है।
तो इसलिए ये सारे घोड़े के क्या है, पर्यायवाची हैं, लेकिन धेनु नहीं है। धेनु नहीं है तो वही हमसे नहीं पूछा है कि घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो धेनु आंसर हमारा हो जाएगा। शक्तिशाली शब्द है, शक्तिशाली शब्द क्या बता रहा है कि राजा कैसा है, शक्तिशाली है, यानी कि राजा की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये विशेषण हो जाएगा। अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 4, वातावरण एवं वायुमंडल का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण की समस्या संपूर्ण विश्व में बड़ी ही तीव्रता से अपना प्रभाव जमाती जा रही है। आज समस्त मानव जाति इस समस्या से आतंकित है और विश्व का प्रत्येक देश अपने अपने ढंग से इस समस्या के उचित समाधान में संलग्न है। प्रदूषण एक ऐसी विकट समस्या है जिसका समुचित समाधान नहीं हो पा रहा है। वैज्ञानिकों का मत है कि समय रहते यदि तत्काल फैल रहे इस प्रदूषण को सही ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया तो आगामी दशकों में संपूर्ण धरती किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रहेगी। प्रदूषण का प्रभाव पेड़ पौधों पर भी होगा। यह सस्य श्यामलाम धरती विकृत पेड़ पौधे के कारण अपनी संपूर्ण सुंदरता एवं उपादेयता खो देगी। ठीक, इस अनुच्छेद नंबर 4 को पढ़ लिए। अब इसमें से जो क्वेश्चन दिया गया है और इसी अनुच्छेद में से हमारा आंसर भी है, तो देखेंगे कि मानव जाति को आज डैश डैश भयभीत कर रही है, तो इसका आंसर आप लोग इसमें से बता देंगे। प्रदूषण की समस्या, वातावरण की समस्या, संपूर्ण विश्व की समस्या, वायुमंडल की समस्या। ठीक, इसमें आप लोग कमेंट करिएगा, आंसर बताइएगा। धरती का सौंदर्य डैश डैश के कारण बना हुआ है, इसमें भी देखें। ऑप्शन ए है ऊंचे भवनों, वैज्ञानिकों, जीवधारियों, पेड़ पौधों, तो इसमें आंसर करिएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर आपको कमेंट में आंसर बताया जाएगा। प्रत्येक देश प्रदूषण की समस्या का डैश डैश ढूंढने में लगा है, समस्या को, सुंदरता को, उचित समाधान को, पेड़ पौधे को। तो जो ऑप्शन होगा कमेंट करिएगा। खो देगी, यहाँ क्रिया रहेगा, खो देगी क्रिया का काल है, तो इसको बता देते हैं कि खो देगी क्रिया का यानी कि आने वाले कल की बात हो रही है, तो इसलिए ये भविष्य काल की बात हो रही है। तो कौन सी क्रिया है, भविष्य काल। उपादेयता खोना का पर्यायवाची है, उपादेयता खोना का पर्यायवाची है। उपयोगिता खोना, लाभ खोना, उपाय बताना, हानि होना, तो उपयोगिता खो देना, यानी कि ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। बाकी पहला और दूसरा और तीसरा का आप कमेंट में आंसर दें।